सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स इन 2 दिन के अंदर हुई और आज भी। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है हुक्म इम्तना जारी किया था चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, उसको खारिज कर दिया, जिसके बाद अब हुकूमत को ये इजाज़त है कि वो चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जिन जिम्मेदारान के नाम है, जिन मुजरिमों के नाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। दूसरी जानिब तैयारा हादसे की बात करें, तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट भी आज पेश कर दी गई है, जिसमें इंसानी गलती का शुबा जाहिर हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब की आज मुलाकात भी हुई है। साथ ही साथ इसमें कराची तैयारा हादसे में पायलट की गफलत हादसे की बुनियादी वजह करार, साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी गलती बताई जा रही है। हमेशा हम इस बात पे बात करते हैं कि जी पायलट की गलती के बारे में तो बात होती है किसी ना किसी हादसे के बाद, लेकिन जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं, जो एक्स फैक्टर्स होते हैं, ट्विन फैक्टर्स होते हैं, क्या उनको ऊपर भी गौर किया जाता है? क्या उनको सुधारने की भी बात की जाती है? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जी साथ ही साथ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स रही इन 2 दिनों में भी। बीएनपी एक तरफ तो जो है वो मिल रही थी ऑल पार्टी से, साथ ही यानी कि JUIF से भी मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत सारी बातें वहाँ भी की गई, सो ऑन। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब चूँकि जिस तरह से ये कमीशंस के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब एक्शन लेंगे? सवाल ये है, तब्दीली क्या हमें यहाँ नज़र आएगी? अपोजिशन भी सवाल कर रही है इसके ऊपर। मैं मौजूद मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले मौजूद है सेंटर करीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप सीनियर रहनुमा, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर करीम ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमने बैठे रियाज हैदर साहब हैं, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच रियाज हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें अभी शुरुआत में ही ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब हैं, आप तर्जुमान हैं PIA के, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आप ही की तरफ सबसे पहले आऊँगी और आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आज चूँकि तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई है, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? इंटरनली भी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने तो एक तरफ वादा किया है, हुकूमत तो देखेगी सारी सिचुएशन को, लेकिन आप लोग क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड था, उन्होंने वजीर हवाबाजी को आज वो रिपोर्ट अपनी सबमिट कराई, जिन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को उसकी ऊपर ब्रीफिंग दी। जी। वो रिपोर्ट एज सच अभी PI के पास मौसूल नहीं हुई, ना PI को एग्जैक्टली पता है कि उसके मंदरजा जात क्या है और वो किन चीज़ों के ऊपर है। लेकिन जो चीज़ें हमें डिफरेंट जराए से पता लगी है, वो उसके ऊपर ये कि दैट इज बेसिकली अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जिसपे वो इवेंट की नरेशन है, जिसपे वो ये बताएंगे कि किस वक्त क्या वाकया हुआ, कितने एल्टीट्यूड पे था, क्या हिसाब किताब। जी हमारी ये भी इंफॉर्मेशन है, मैं इसलिए आपके साथ कह रहा हूँ बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि उस पर अभी उन्होंने जिम्मेदारी का तयन किया नहीं है। उन्होंने अभी वे फॉरवर्ड उस पर बताया है कि आगे इस रिपोर्ट को या पाकिस्तान की कमर्शियल एविएशन को आगे किस तरीके से लेके चलना चाहिए, जब तक उनकी फाइनल रिपोर्ट मुरतब नहीं होती। जब तक वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती, जिस तरह हमने ऑन रिकॉर्ड पहले भी बोला हुआ है कि जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके ऊपर एक्शन होगा, और चाहे वो एक महकमा हो, चाहे वो एक फर्द हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो 2-3 चीजों का, वो जो भी उसके ऊपर है उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। बिकॉज इंसानी जानों का नुकसान या इस किस्म का कोई भी फ्यूचर हादसा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान कर सकता है, ना PIA कर सकती है।
अच्छा, ये भी बताइएगा अब्दुल हफीज साहब मुझे कि अब चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास अब तक नहीं आई, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश कर दी गई है और उसमें जो बेसिकली फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। चले सपोज उसी चीज़ को मानते हुए अगर आगे चलते हैं तो क्या ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले जो को जिम्मेदार करार दिया है और जो पायलट का मामला है, ठीक है पायलट तो खुद भी शहीद हो गए इस हादसे में, लेकिन जहाँ तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात है, क्या उस डिपार्टमेंट को, उस महकमे को कितना जो है वो बेहतर करने की फिर ज़रूरत होगी, या क्या आप लोग उस हवाले से जो है कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है अगेन रिपोर्ट के मंदरजात के ऊपर। क्या उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ट्रेनिंग को इसका मूरद इल्जाम ठहराया है या फिर उनके एटीट्यूड के ऊपर कोई बात की है? पायलट के ऊपर तो जहाँ तक बात होगी वो लोग कहते हैं कि वो अपनी जान से गए इस पूरी चीज़ के अंदर, और ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि किसी ऐसे हादसे के अंदर हो जिसके अंदर लोगों को अक्सर पता होता है कि जिसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के हादसे में कोई भी जानबूझ के या वो इस तरह नहीं होता। और ऊपर से पायलट्स जो है, ट्रैफिक कंट्रोलर, बाकी तमाम कमर्शियल एविएशन में लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन होते हैं और उसकी ट्रेनिंग का यही मकसद होता है कि बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स या प्रोसीजर को फॉलो करना उनकी इंस्टिंक्ट्स बन जाए या उनकी इस तरह का उनका वो हो जाए कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें आपका फैसला आपने बहुत क्विक या चंद सेकंडों के अंदर करना हो, तो उस टाइम पे आपको याद ना करना पड़े, कोई चीज़ सोचनी ना पड़े, इंस्टिंक्टिवली आप सही प्रोसीजर करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें सबको ये समझनी पड़ेगी कि कमर्शियल एविएशन के अंदर सेफ्टी के मल्टीपल लेवल्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। कोई भी हादसा जब होता है तो किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं होता। नॉर्मली आज से पहले भी जितनी हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं या देखी हैं, उसके अंदर एक चेन ऑफ इवेंट होता है जो एक गलती के बाद, दूसरी गलती के बाद, तीसरी गलती के बाद वो होता होता जाके हादसे के लेवल के ऊपर आता है। तो ये चीज क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये आपको शायद इससे ज्यादा बैकग्राउंड में जाना पड़े। आपको शायद जो ओरिजिन है, अगर किसी का एटीट्यूड गलत था या फ्लाइट सेफ्टी के किसी प्रोसीजर को किसी ने फॉलो नहीं किया या ट्रेनिंग के अंदर कोई फुकदान था, तो ये चीजें हमें बड़ी बेसिक लेवल की पर जाके देखनी पड़ेंगी, एलिमेंट्री लेवल की पर जाके देखनी पड़ेंगी कि क्या एग्जैक्टली रीजन आए। रिपोर्ट आपके पास कब तक आ जाएगी? देखिए, परसों मिनिस्टर जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस रिपोर्ट का अनाउंस करेंगे। आज वो रिपोर्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कराई थी और एविएशन डिवीजन और प्राइम मिनिस्टर के जो लेवल के ऊपर वो रिपोर्ट है, हमें भी आपके साथ ही उसका इंतजार है ताकि वो हमें जल्द से जल्द पता लग सके कि इसमें क्या रियल रीजन बना। ठीक है, ज़रूर हम चाहेंगे, फिर उसके बाद भी आपको ज़रूर जहमत देंगे और फिर उसके बाद भी आपसे ज़रूर आपका मौक़िफ़ लेंगे। उस पर बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब्दुल्ला हफीज़ साहब, तर्जुमान PI हमारे साथ मौजूद थे। सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अपोजिशन बहुत इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है कंसर्न्स अपने शो कर रही थी व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड। आप लोग क्या समझते हैं? अभी चूँकि ज़राए ये बता रहे हैं सारी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है परसों ये अनाउंस भी करने वाले हैं असेंबली में, गुलाम सरवर साहब इसको पेश भी करेंगे। हाउ यू पीपल आर वॉचिंग इट अप आफ्टर हियरिंग और लिसनिंग दिस ऑल दिस, के जो भी ये सारी चीज़ें अब तक सामने आई हैं इब्तदाई तौर पे? रिदा, आपको पता है कि अपोजिशन के साथ साथ जो पायलट की जो प्रोफेशन जो तंजीम है जी, उन्होंने भी जो ये बनी थी कमीशन, उस पर कंसर्न जाहिर किए थे और इंटरनेशनल जो पायलट की तंजीम है उसने भी कंसर्न शाये किए थे जो न्यूज़पेपर्स में छप चुकी हैं। अब इन्होंने अपनी हटदर्मी करके खुद चीज़ें बनाई है। जो वहाँ बैठा है जो PI का हेड, सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से वही है जिसने उसी वक्त कह दिया था कि पायलट जो है जिम्मेदार है, ह्यूमन एरर जिम्मेदार है। तो उन्होंने माइंड सेटअप बना दिया था और ये उसी तरह की रिपोर्ट आई है। तो जहाँ तक जो डिमांड थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड अपनी जगह पर जो पायलट जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड में भी उन्होंने कहा था कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और ये कमीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नेचुरली ये तो वो जो ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है उसको तो रिज़ाइन करना चाहिए था, जो एयर मार्शल है या समथिंग लाइक दैट। और उसके माइंडसेट के हिसाब से ये रिपोर्ट बनी है। मोस्ट प्रोबेबली हम चेयरमैन साहब की बात करें आप, उसके जो एयर मार्शल साहब, उन्होंने तो उसी वक्त 1 घंटे में कहा कि भाई वो पायलट जिम्मेदार है। तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन, और रिपोर्ट भी इसी तरह आई है। तो मेरे ख्याल से ये जो है कमीशन जो है बायस्ड है और इसको एक्सेप्ट ऑपोजिशन नहीं करेगी।
ठीक है, ऑपोजिशन नहीं करेगी, बायस्ड है कमीशन। रियाज आपकी तरफ आऊँगी। ऑफ कोर्स ये पेश भी होने जाएगी अब कौमी असम्बली में, लेकिन चूंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पेश कर दी गई और बता दिया गया और जो इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या लगता है रिपोर्ट, चूँकि अब ऑपोजिशन कह रही है कि जी बायस्ड है, और आप लोग को नहीं लगता, चूँकि आप लोग खुद कहते थे कि जी ह्यूमनली एथिकल ग्राउंड्स पर जो है अगर कोई इस तरह का बड़ा हादसा होता है, तो मुझे याद है जब रेलवे का हादसा हुआ था तो आप लोग साद रफ़ीक साहब को कहते थे जैसे कि उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता था कि इस हादसे के बाद जिम्मेदारी को कबूल करते हुए मिनिस्टर साहब को या फिर चेयरमैन साहब को किसी न किसी को टेक्निकली जो है वो रिज़ाइन की तरफ जाना चाहिए था, या फिर आप किस तरह से इसमें बेहतरी लाएंगे और एक्शन कैसे होगा, चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसके ऊपर बात हो रही है एक्शन लेने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, ये जो रिपोर्ट आई है और मैं आई थिंक शायद आज ही के सारे पॉइंट्स सही है जी जी, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। इसमें पायलट की गफलत, फ़नी ख़राबी को भी खारिज इम्कान नहीं दिया गया। इवन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। सिविल एविएशन के जो अथॉरिटी के जो तरीक़ाकार है काम करने का उसको भी हाईलाइट किया गया, पॉइंट आउट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों की निशानदेही की गई है, सिर्फ एक पायलट के ऊपर ही पॉइंट नहीं रखा गया, ये सिर्फ एक पायलट को ही इस वक्त जो है वो तनकीद कह लें या उसको एक ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चला गया, वो तो अपनी सफाई नहीं दे सकता। बट और चीज़ों की भी निशानदेही की गई है। तो मैं ये समझता हूँ, करीम साहब हमारे सीनियर है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बाइस इसलिए नहीं है कि इसमें पायलट के अलावा भी चीज़ों की निशानदेही पॉइंट आउट की गई है, जिसकी इस रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट अभी पीएम साहब को दी गई है, उसके बाद इदारे में वापस आएगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। रिपोर्ट के रिज़ल्ट्स आने तक हमें कम से कम किसी चीज़ पे मैं क्या कहना चाहिए, इख्तलाफ कहना चाहिए या उसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फ़ैसला किस तरीके का आता है। मैं समझता हूँ कि हादसे अल्लाह ना करे हादसे नहीं होने चाहिए इस तरह के, क्योंकि बड़े ही इसमें कोई पार्टी का कोई अमल दरामद नहीं है, पाकिस्तानी है सारे हमारे लिए, तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। जो जहाज़ गया वो भी पाकिस्तान का, जो लोग गए वो भी पाकिस्तानी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जब तक हमें इसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं आ जाती उस वक्त हम इसको 22 ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है, इसको कोई कंट्रोवर्शन में नहीं डालें। हाँ, अपोजिशन अगर इस पर पॉलिटिक्स करना चाहती है तो मेरा ख्याल है उनको देखा जाए तो पॉलिटिकली उनका राइट भी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि एथिकली इस वक्त ये काम नहीं है। हमें इसकी रिपोर्ट को फाइनल देखना चाहिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि जिसकी गलती है उसको सज़ा न मिलती है नहीं मिलती है, उसके बाद ये फैसला करें कि हाँ जी आप लोगों ने भी वही किया जो पहले होता रहा। मगर मैं ये समझता हूँ इस पोजीशन में भी आने तक, आप ये देखें पहली दफ़ा ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें सिस्टम को भी इस वक्त हाईलाइट किया गया कि आपकी सिस्टम में भी ख़राबी है, ट्रैफिक कंट्रोलर जो बैठे हुए हैं वो भी इतने ट्रेंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कहीं पकड़ना पड़ेगा। अगर हम ये वही पुरानी रिवायत अगर रीत रखते तो एक रिपोर्ट बनाते, रिपोर्ट में कहते जी पायलट की गलती थी और ये वो, और उसको बंद करके ख़त्म करके ब्लैक बॉक्स को भी सब ख़त्म कर देते और फाइल करके फाइल बंद करते और फाइल साइड में रख देते। ऐसा नहीं हुआ, ये रिपोर्ट पेश हुई है, इसमें पॉइंट लिखे हुए, इंशाल्लाह इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सही लोगों का तयन होगा किन की गलती थी। अगर सिस्टम की गलती थी, सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। अगर लोग अनट्रेंड बैठे हुए या कम एक्सपीरियंस वाले नहीं बैठे हुए, उनको भी इंशाल्लाह चेंज किया जाएगा। कहीं ना कहीं इसकी पकड़ होगी, ऐसा नहीं होगा जैसे पहले होता रहा कि फाइल बंद करके उसको बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया गया। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि फ़ाइल बंद नहीं की जाएगी और उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं सेंटर करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँ, मुझे बताइएगा, एक तो जिस तरह से हुकूमत बड़ी क्लियर है अपने स्टांस में कि भी बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होगी और सारी चीज़ें होंगी, तो क्या ऑपोजिशन इस मरतबा जो है वो हुकूमत को थोड़ा टाइम नहीं दे सकती, स्पेस नहीं दे सकती? क्योंकि अभी तो ज़्यादा परसों पेश भी हो रही है और माजी में हम देखते थे कि इस तरह की तहकीकाती रिपोर्ट्स तो पब्लिश ही नहीं होती थी ऑपोजिशन के टाइम पे जब वो हुकूमत में थी। तो अब अगर इस तरह का काम हुकूमत कर रही है तो आप नहीं समझते कि इसका क्रेडिट देना चाहिए हुकूमत को? सबसे पहले तो ये कि जो हमने जो माइंड स्पोक किया था अपोजिशन ने, तो हमने जो है जो प्रोफेशनल बॉडीज़ थी उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बात को हमने वज़न दिया था। ठीक है, पल्पा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और दूसरी बात यह है कि ये हादसे के 2-3 घंटे के बाद न्यूज़ टीवी पर दिखा रहे थे
कि वो जो एयर मार्शल साहब हैं वो तो उन्होंने अपना माइंड स्पोक कर दिया कि भाई जो मेरे ख्याल से अभी भी वो पड़ी होगी जो क्लिप, तो उसके बाद जो है ये तो इस तरह हुआ है कि कहीं जब क्राइम हो मिसाल के तौर पर और एसएसपी विदाउट इन्वेस्टिगेशन कह दे कि भाई ये फलाने ने किया है, फलाने ग्रुप ने किया है, फलाने ने ये चीज़ है, तो वो कंट्रोवर्शियली तो उस वक्त ही शुरू हो गई थी। उसके बाद उसमें डिमांड हमारी ये थी कि इसमें ये कमीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें प्रोफेशनल लोगों को डाला जाए। उसमें पायलट की फैमिली ने भी कहा था और चलो उसको छोड़ें पायलट की फैमिली। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पीटीआई गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं है, इमरान खान में इतनी ताकत नहीं है कि वो एयर मार्शल को हटा सके। अच्छा, वो ठीक क्यों? है, वो हम समझते हैं जो उनको लेकर आए वो ही उसको इजाज़त देंगे, जब इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। अच्छा, वो तो खुला एक सीक्रेट है। अच्छा, दूसरी बात ये खुला है सीक्रेट है। हाँ, चले ये सारी भी दुनिया को पता है ये कि सीक्रेट भी खुला होता है नहीं हाँ बिल्कुल, एवरीबॉडी नोज इट। अच्छा, चले। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो है अपना आप देखेंगे कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है इस हुकूमत में कि मिसाल के मुख्तलिफ कमीशन बने, चीनी कमीशन या दूसरी कमीशन, उन पर जो एक्शन नहीं है उनको भगा दिया इन्होंने खुद, जो उनके एटीएम रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इनमें कोई इतना करेज है कि कोई चीज़ कर सके। और वो एयर मार्शल ने जो अपना माइंड स्पोक किया था उसके बाद उसने कंट्रोवर्शियली खुद पैदा की, उसको ये हटा सकेंगे क्या? तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कर सकेंगे, पर अपोजिशन ने जो बात की थी वो लॉजिक की बुनियाद पर बात की थी। ओके। और जो प्रोफेशनल्स ने जो सजेशंस दी थी उस पर बात की थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इनको भी शामिल करें, इन्होंने उनको भी शामिल नहीं किया। और जो ऑफिसर्स रखे हैं वो सब उनके महकमे के हैं जहाँ से वो एयर मार्शल आया है, और वो भी जूनियर अफसर आना है, तो वो तो वही कहेंगे कि जो एयर मार्शल ने कहा है। मैं समझता हूँ कि उसमें वैलिड है ही नहीं और एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाकी अगर इनको कुछ करना है तो ड्रामेबाजी करे जाकर पार्लियामेंट में आकर, और इनमें इतनी ताकत और सख्त पार्लियामेंट में ला रहे हैं तो सबसे सुपीरियर जगह तो वही है ना। वो तो ला रहे हैं, तो ये बायस रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं ना। बायस रिपोर्ट है, आप बिल्कुल मतलब देखिए, हमने कहा कि जो प्रोफेशनल, जिस तरह मैं एक प्रोफेशनल वाइज एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, जो चीज़ मुझे पता है वो आपको पता नहीं। आप एक एंकर हैं, जो चीज़ इस फील्ड की आपको पता है वो मुझे और ये हमारे भाई जो है इनको पता नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोफेशंस ने ये बात की थी उनकी हमने बात रखी थी। ठीक। अब वो जो प्रोफेशंस जो थे उन्होंने नहीं माना, पाकिस्तान के भी और बैनुल-अक़वामी लेवल पर भी, तो फिर हम क्यों माने उस चीज़ को? ठीक है, आप क्यों माने? कमीशन ही बायस्ड है बना जो था, वो कह रहे हैं लोग ही उस पे इख्तियार जो है वो क्या कहते हैं रिजर्वेशंस हैं, उसी पे ही सवालात हैं, वही नहीं ठीक हो सकी थी, तो फिर किस तरह से होगा? देखें, जो ये करीम साहब बात कर रहे हैं कि उसके 3 घंटे बाद ही उन्होंने एयर मार्शल साहब ने बयान दे दिया था। आप ये देखें, उन्होंने बयान दिया एक मौक़िफ़ पे, मगर उसके बाद जब रिपोर्ट बनी है तो उसमें मज़ीद और भी मौक़िफ़ सामने आ गए ना। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इसको खाम में ये कह देना कि जी ये 22 रिपोर्ट बनी है, तो इसमें फिर इसका मतलब है जो और दूसरे पॉइंट उठाए गए हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हवाले से, सिविल एविएशन के हवाले से, ये पॉइंट नहीं होते। फिर तो अगर 22 होती और वो एयर मार्शल या किसी भी शख्स को या इदारे को बचाना होता तो वो एक सिंपल सी रिपोर्ट बनती कि जी पायलट की गलती की वजह से हादसा हुआ है, फाइल बंद कर दी जाती, रिपोर्ट पीएम साहब को भेज दी जाती, उसी तरीके से जैसे पहले होता रहा। पहले भी ऐसे ही होता रहा ना। अभी तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कमीशन, जैसे आपने बात की, कमीशन की रिपोर्ट तो पहले सामने आती नहीं थी। जहाँ तक इन्होंने दूसरी बात की है कि पीटीआई के पास ये पावर नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कह रहे होंगे जहाँ से ये बैठ के देखते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पीटीआई के पास इतनी पावर है कि इस वक्त सारे चोरों और लुटेरों की चीखें निकल रही हैं। इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा शुगर की जो करप्शन होती है उसको लेके पहली दफ़ा कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आई, उसको डिक्लेयर किया कोर्ट ने और वापस उसको कोर्ट ने गवर्नमेंट को दे दिया कि जिस पे एक्शन ले सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो अपने काम करने पे ईमानदारी के साथ इस वक्त गामजन है। क्योंकि कमीशन में जो ये बात कर रहे हैं कि एटीएम बाहर भाग गए, तो मैं इनको नहीं बोलूँगा कि जो इनके एटीएम थे या इनके जो लोग थे उन्होंने जो पैसा बनाया ये उसकी मनी ट्रेल तो दे नहीं सके।
जो डिक्लेरेशन आज तक श्रेय महल का कोई जवाब नहीं है, आज तक नेकलेस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनसे पूछा गया कि प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे बनाई, जी वो बिलावल साहब को उनकी वालदा की तरफ से मिल गई। तो अच्छा, तो उनकी वालदा का सवाल जब उठाया जाता है तो वो कहते हैं जी वो शहीद है, उनको छेड़ा ही ना जाए। मैं बीबी की बात नहीं करता हूँ, बीबी तो एक अच्छी एक पॉलिटिशियन थी, चूँकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा, उनके बारे में अच्छा ही सुना मैंने। हाँ, उनकी क्या करप्शन के हवाले से मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है, मगर उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो वो पीपल्स पार्टी रही नहीं जो एक बेनज़ीर चलाती थी। ये पीपल्स पार्टी तो जरदारी पीपल्स पार्टी है। अच्छा, ये भुट्टो पीपल्स पार्टी नहीं है। ये अभी भी जो लोग इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये सारे आप देख लें जरदारी की औलाद है ना, आसिफ अली जरदारी साहब की औलाद है ये भुट्टो ख़ानदान से ताल्लुक़ ही नहीं इनका। तो वो पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करती थी, वो पीपल्स पार्टी जिनका दावा आज भी असम्बली में करते हैं कि जी, और हम मानते हैं कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने बुनियाद रखी थी न्यूक्लियर पावर की, वाकई उसने रखी थी। हम उनकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त स्टैंड इनिशिएट दिया, मगर उसके बाद उनकी बेटी ने भी अच्छा काम किया। मगर जो उनके दामाद थे, जो उस ख़ानदान से नहीं है, दामाद हुए ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस 12 साल में पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। बड़ी आजकल स्टील मिल के हवाले से बातें चल रही हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, जब मुशर्रफ साहब यहाँ से गए थे, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो उस वक्त स्टील मिल के पास 9 अरब रुपया उनके अकाउंट में रखा हुआ था। मगर जब आसिफ अली जरदारी साहब गए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, तो 30 अरब रुपए का खसारा था स्टील मिल का। ये 39 अरब का तो हिसाब देते पहले, वो कहाँ गया? चले हम कहीं और निकल गए तैयारा हादसे से। पे मजीद बात करते हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और एक तरफ हमने बात करी जो इस वक्त हमारे पास तैयार हादसा इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई उसकी। अब बात कर लें कुछ चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया जी। हफ्ते के रोज़ ये जब खबर आई तो उसके बाद से फिर अपोजिशन ने सर जोड़ लिए और फिर दोबारा से ये मुतालबात सामने आने लगे कि अब चूँकि उस रिपोर्ट में, उस कमीशन रिपोर्ट में खुद हुकूमत के कुछ लोगों के नाम हैं, तो इसको सर फहरिस्त जो है इस पर रेफरेंस भी बनना चाहिए और इसके हवाले से कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए। इस पर भी बात करूँगी। करीम ख्वाजा साहब, आप लोगों ने तो वैसे भी बिलावल साहब ने 3-4 जो है वो पॉइंट्स उठाए हुए सैटरडे को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी, उसमें भी उन्होंने कहा था। एक तो काजी फायजीसा वाले मामले पे भी आप लोग को एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केस होना चाहिए या फिर वो इस्तीफ़ा दें कि जी उन्होंने जासूसी क्यों की जजेस की, एक ये। और फिर दूसरा इस हवाले से भी चीनी कमीशन रिपोर्ट पर भी उन्होंने कहा कि जी इसके जो इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब सवाल यही है कि वफाकी इदारे ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या नैब को भिजवाई जाएंगी सिफारिशात या फिर FIA के हवाले की जाएंगी। आप लोग क्या इस पे जो है सवाल कर रहे हैं और आप समझते हैं कि अब चीनी कमीशन रिपोर्ट पर जो अमल दरामद हो सकेगा, क्योंकि बीच में कोर्ट आ गया था? देखें, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होगा। अच्छा, इसमें इसलिए कि इन्होंने स्मेल किया था कि कुछ होने वाला है, कोर्ट्स में स्टे की बात आ रही थी या समथिंग लाइक दैट। इन्होंने स्मेल किया होगा या इनके जो हैं जो विजर्ड्स हैं उन्होंने स्मेल किया होगा। तो वो जो हैं मेन जो इसमें आदमी है ATM नंबर 1 वो तो भाग गए और ये कोविड में स्पेशल प्लेन में चढ़कर भाग गए। कौन? ये जहांगीर तरीन साहब। अच्छा, तो वो फिलहाल तो नहीं आएंगे। अच्छा, और वो अभी मेरा ख्याल है। अच्छा। और वो वहाँ बैठकर इन्हीं के खिलाफ कंस्पेरेसीज कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ MNAs हैं, कुछ लगे पड़े हैं कि कुछ किसी ना किसी तरह। आपको भी यही लगता है? पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है कि ऐसे ही हो रहा है? हाँ बिल्कुल, यही समझ रहे हैं कि ये वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरबों खरबों रुपया इन्वेस्टमेंट्स की हैं इमरान खान पर, और उसके बाद जो है जो चीज़ें उनको वो नहीं मिली होंगी। तो एक तो बात ये है, वो इमरान खान इस वक्त कुछ भी नहीं करेंगे, मेरा ये ख्याल है। इसको टाल मटोल कोई ना कोई चीज़ें, कोविड है, ये है, वो है, चीज़ें इस तरह चल जाएंगी जिस तरह ये PIA कमीशन है।
दूसरा सवाल आपने कौन सा किया था? मेरा सवाल यही था कि आपको लगता है कि अब चूंकि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना खारिज किया है और इसमें शहजाद अकबर साहब को ख़ास तौर पे कहा है कि तफवीज़ करना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दुरुस्त नहीं है, अदालत ने ये कहा है कि उनको ना दिया जाए मामला, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है एक तो इलेक्टेड नहीं है, हुकूमत में वो का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से हैं इस वक्त, तो हुकूमत ने कहा है कि उन लोगों को भेजा जाए जो कि हुकूमत के अंडर आते हैं या हुकूमत समझती है कि उनको बेहतर तरीके से इसको हल करना चाहिए। वो जो था ना सैफुर रहमान नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, उसमें एक शहजाद अकबर के लगभग ही था जिसने अच्छा मुख्तलिफ केसेस बनाए, ये किए वो किए, फिर वो गवर्नमेंट चली गई तो वो भी जेल में चले गए, फिर आखिर में उसने आसिफ अली खान जरदारी के पैरों पर हाथ रखा था कि हमें माफ़ किया जाए। तो ये शहजाद अकबर भी इसी तरह का किरदार है। अच्छा, ये आखिर में भाग जाएगा या माफिया मांगेगा या अपनी वफादारियां दूसरी तरफ तब्दील कर लेगा। अच्छा, और देखें ना जो इलेक्टेड हैं, अभी ये भाई हमारे इलेक्टेड हैं मिसाल के तौर पर, तो या जो भी इलेक्टेड जो लोग आते हैं पार्लियामेंट में, उनको ज़्यादा उनको स्पेस मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो कभी भी किसी भी हुकूमत में ऐसा नहीं रहा। इलेक्टेबल्स तो हर एक के साथ चढ़कर आते हैं जहाज में, और फिर उसके बाद इलेक्टेबल्स का मतलब है कि जिम्मेदारी। अब जो इमरान साहब की जो हुकूमत है वफाक में, उनमें तकरीबन जो है मिसाल हेल्थ मिनिस्ट्री है जो अकबर साहब हैं, मिर्ज़ा साहब हैं जो मिसाल कहते हैं, वो स्पेशल असिस्टेंट है। स्पेशल असिस्टेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में उनका ग्रेड होता है ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट में 20 ग्रेड। वो पार्लियामेंट में अंदर नहीं बैठ सकते हैं, कैबिनेट में भी नहीं बैठ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये बिठाएं वो दूसरी बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि उनको महकमे नहीं दिए जाते। इन्होंने वो जो सानिया निश्तर है उसको दे दिया है शहजाद अकबर को, और बहुत से दूसरे माजी लोग में भी तो होता रहा है। नहीं, कभी इस तरह नहीं। जो इलेक्टेड हैं उनको मिलता है, नॉन इलेक्टेड हमारी हुकूमत है, हमने बिल्कुल लिए होंगे स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र्स, पर हमने उनको वो जो सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज़ हैं, दीगर चीज़ें हैं, वो नहीं दी थी, वो इलेक्टेड लोगों के पास रहती थी। तो ये आप चेकअप कर लें हमारी जो हम कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है। तो ये इन्होंने हर चीज़, सारा पाकिस्तान उनको दे दिया है। वो जो एक जुल्फी बुखारी है वो स्पेशल असिस्टेंट है 20 ग्रेड या 19 ग्रेड का। अब जो सेक्रेटरीज वहाँ बैठते हैं वो 22 ग्रेड के बैठते हैं, वो उनकी बात क्या मानेंगे? इस तरह देखें ना, जो वहाँ फेडरल सेक्रेटरीज 22 ग्रेड के होते हैं जी, और जो स्पेशल असिस्टेंट की जो स्टेटस होता है 20 ग्रेड होता है। आप चेक करेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनली, तो ये इस तरह हुकूमतें थोड़ी चलती हैं। ठीक है, चीनी कमीशन रिपोर्ट पे कितना अमल दरामद होगा अब, और किस किस को भेजा जाएगा, किन किन इदारों को? क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो हुक्म इम्तना खारिज हो गया फाइनली। देखें, जो करीम साहब ने शुरू में बात की ना कि कमीशन रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी, देखते हैं नहीं होगी, मतलब इनका, मुझे ऐसा लगा, इनकी फीलिंग ऐसी है कि इस पर कार्रवाई होगी नहीं। मगर मेरा फिर वही दोबारा से वही सवाल है ना कि क्या जिस पोजीशन पे आज कमीशन रिपोर्ट बन के सामने आ गई है, पब्लिक हो गई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप मुझे पहले कभी बता दें कि ऐसा हुआ हो, कभी कोई ऐसा कमीशन बना हो और उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई हो? मैंने तो ऐसा अभी तक देखा नहीं। पहले भी ये पहली दफ़ा तो चीनी महंगी नहीं हुई। अगर हम पीछे जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में 130 रुपये तक भी गई थी चीनी। उस वक्त भी यही बात की गई कि जी हाँ, कमीशन बना दिया है, रिपोर्ट आ रही है और वो आज तक आ रही है। आज तक रिपोर्ट उसकी आई नहीं है। कहने का मकसद है रिपोर्ट छाया हुई है। अब इंशाल्लाह इसके बाद इसकी अगली कार्रवाई भी होगी। ये रिपोर्ट अदालत में गई, वहाँ से अभी वापसी आ गई, गवर्नमेंट को उन्होंने इख्तियार देती है ना। तो मैं जो बात पहले की थी कि अब इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक रही बात इन्होंने की कि ATM जो बाहर भाग गए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि उनकी शुगर की मिलें हैं, उनकी हैं 3 मिलें, और उसके अलावा जिन जिन की मिलें हैं वो सबको पता है। पूरे सिंध में 17 मिलें मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो ओमनी ग्रुप और इससे जुड़ी हुई काफ़ी लोगों की हैं। और उनके सरप्रस्त कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब, जो मुझे सारी चीज़ें, खबरें, GIT रिपोर्ट्स और सब में वाज़े लिखा हुआ है कि उनकी जो ब्रांचेस या उनके जो जाके रूट्स मिलते हैं वो बिलावल हाउस में जाके मिलते हैं। तो असल जो बेनिफिट लिए गए वो तो वो लोग हैं जो इस मुल्क के, पाकिस्तान को पहले भी लूट रहे थे। फिर अभी जो सब्सिडी दी गई, हम इस सब्सिडी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम लोगों ने अपनी तौर पे भी आवाज़ उठाई, इस पे सिंध गवर्नमेंट, सिंध असम्बली में भी आवाज़ उठाई, और हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई कि जी हाँ, आप इस मामले में बिल्कुल राइट है, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी।
हम 3 अरब में भी साथ है और हम 26 अरब भी नहीं छोड़ेंगे जो पिछली गवर्नमेंट ने दी थी। अच्छा, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अब जैसे कोर्ट्स ने कहा कि भाई मुल्क भर में चीनी 70 रुपये फी किलो के हिसाब से बिकनी चाहिए, फरोख्त होनी चाहिए, और अभी तक जो हम देख रहे हैं कि उस पर भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। हुकूमत भी, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक्शन लिया था वो यही लिया था ना कि कीमतें क्यों इतनी बढ़ रही हैं, ये कम होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, तो वो चीज़ तो कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस तो 90 रुपये तक, 80 रुपये तक पहुंच गए हैं, और ठीक ठाक लोग मुंह मांगी अपनी मर्जी के उसकी कीमतें लगाकर जो है उनको फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर के एक्शन लेने के बाद भी ये चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो प्राइस कंट्रोलिंग है ना, ये है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझाता रहता हूँ। जैसे अभी हेल्थ पे बात की गई, तो हेल्थ सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी अमूर है उनके हाथ में। किन के हाथ में? फेडरल के हाथ में। बाकी अब 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हेल्थ का एक बहुत बड़ा बजट रखा जाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो NFC दिया जाता है उसमें वाज़े होता है जिन जिन चीज़ों पर आपने बजट रखना होता है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों अब सब्जेक्ट हो गए हैं प्रोविंशियल। ठीक है, तो वो सिर्फ इंतजामी, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इंतजामी तौर पे वो डील करते हैं। इसी तरीके से प्राइस कंट्रोलिंग। लेकिन पंजाब में कौन करेगा, KP में कौन करेगा, बलूचिस्तान में कौन करेगा? वहाँ तो सारी आप ही की हुकूमत है ना, हुकूमत PTI की हुकूमत है तीनों जगह। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ये, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेंगी, इस पे फेडरल नहीं लेगी। ठीक है। सवाल हुआ था फेडरल का शुगर के हवाले से। शुगर के हवाले से जो प्राइस कंट्रोलिंग करनी है इस वक्त, रिटेल या होलसेल या इसकी सप्लाई की जो प्राइस कंट्रोल होनी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, क्योंकि उनका इख्तियार उनके पास है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सिंध में क्यों नहीं आप लोग कंट्रोल कर पा रहे? गलती तो प्रोविंस की आपकी भी है ना। असल में ये टेक्निकल अगर देखा जाए, फेडरल ने तो एक्शन ले लिया, कार्रवाई भी हो रही है, कमीशन भी बन रही है, वज़ीर आज़म ने कहा भी ठीक है चलो उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल का मामला है वो तो कमिश्नरी निज़ाम के तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो क्यों नहीं कर रहा है आपका सूबा? टेक्निकली जो है ये सारी जो है, नहीं मैं आपको बताऊं, टेक्निकली इसमें सारा फेडरल का सब्जेक्ट है, और वो जो है रोड टेक्निकली हमें बता देंगे, हमें हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। नहीं, आप बताएं ना कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट ही तो रेगुलेट करती है हर चीज़। सर रेगुलेट तो कर दिया ना, 70 रुपीज़। अब एक्शन किसने लेना है? ये तो जो आपने हिचेस ऑब्स्टिकल्स, माजरत में आपके साथ डायरेक्ट हो गया, मगर ये कि मैं कुछ अपनी मालूमात भी बढ़ाना चाह रहा हूँ, शायद आप कुछ मेरे इल्म में इजाफा कर दें। नहीं, मैं आपको बताऊँ कि इसमें हिच और ऑब्स्टिकल्स फेडरल गवर्नमेंट डालती है। जिस तरह ये जो मेडिकली सब डॉक्टर्स ने कहा कि भाई यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए, इमरान खान मानने को तैयार नहीं है, और आप देखें कि आज 1 लाख राउंड अबाउट 90,000। तो समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या टेक्निकल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? जब यहाँ रेगुलेट कर दिया, ये बात तो सही है, जब कह दिया फेडरल ने कि भाई 70 रुपए बिकेगी या 75 रुपए बिकेगी, तो फिर उसके बाद तो सूबों का है ना, जैसे दूध के ऊपर भी या किसी के ऊपर भी XYZ, जब कमोडिटीज पे हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं तो वो तो टेक्निकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो जाता है ना। फिर वो कमोडिटीज जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है प्रोविंसेस के हाथ में होती हैं, इसमें टेक्निकलिटीज इस तरह होती है कि उसमें फेडरल का अमल दखल रहता है, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे वो करके वही चीज़ करते हैं जो वो चाहते हैं। चले ठीक है, मेरी तीसरी स्टोरी भी आज के थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मैं इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो जब सब्सिडी दी जाती है वो प्रोविंस के उसका बाकायदा एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि प्राइस अगर कंट्रोल कर दिए कि जी 70 रुपीज़ आपने बेचना है, तो उस पर क्या कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ है जो इनको आड़े हाथों ले रही है? या मैं अगर दूसरे तरफ जाना चाहूँ, प्राइस कंट्रोलिंग तो पहले भी सिंध गवर्नमेंट, मेरी आप असम्बली में आप मेरी कॉल अटेंशन उठा लें, मैंने बारहा सिंध गवर्नमेंट को बोला कि कमोडिटीज़ के प्राइस कंट्रोल करना आपके इख्तियार में, आप क्यों आम लोगों को जो है वो परेशान किया हुआ है, लोगों के हालात ख़राब हैं, तो वो नहीं करते। ये DC और इनके अंदर कमेटियाँ बनती हैं। कोविड-19 के हवाले से इन्होंने बात की, उसका भी मैं जवाब इसलिए मैं देना चाहूँगा कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। खान साहब ने ये बिल्कुल ये बोला लॉकडाउन के हवाले से, मगर साथ में ये भी कहा कि सारे प्रोविंस बाइख्तियार हैं अपनी अपनी पॉलिसी और इम्प्लीमेंट करने के। साथ में ये नहीं बोला कि जो हमने बोल दिया वो करना है। ठीक है,
ठीक है, सारे प्रोविंस अपने अपने इख्तियारात खुद रखते हैं। मैं टाइम कम है मेरे पास, मैं ज़रा सा चले जाऊँ। महफूज अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। महफूज अली खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा, ये MQM लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर साहब आज बड़े इंकशाफात कर रहे थे और ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जिसमें उन्होंने भारत से पैसे लेने का मामला भी बताया है और इस किस्म के और भी इशू और भी सारी चीज़ें जो कि हक़ाइक़ सामने लाने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ ताउन करने को तैयार हो। आखिर माजरा क्या होता है जो लोग MQM से चले जाते हैं, साइड हो जाते हैं, उसके बाद वो ऐसे ऐसे ख़तरनाक होशरबा इंकशाफात करते हैं MQM के बारे में जो कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि अच्छा ये भी हो रहा होगा, अच्छा ये भी हो रहा होगा। जाने के बाद, साइड होने के बाद या फिर कुछ अरसे के बाद इस तरह के जब इंकशाफात सामने आते हैं तो आखिरकार वजह क्या है और ये जो सारा मामला आज हुआ है इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, ये जो मामलात हैं, ये अनवर साहब को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन राब्ता कमेटी के रुकन की हैसियत से मेरी इनकी खासी मीटिंगों में मुलाकात रही है और इनका दामाद यहाँ पे इंतसाब मलिक जो जॉगिंग कार का जो था अलाउद्दीन पार्क के पास, वो इनके दामाद चलाते थे। जब तक हलवे मांडी चल रहे थे सब साथ थे। जब हलवे मांडी रुके तो जिसका जो दिल चाहे कहता रहे। देखिए, मुझे किसी ऐसे आदमी से कोई हमदर्दी नहीं है जो राका एजेंट हो या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा हो, और वो कोई भी हो। मेरा सगा भाई होगा, मैं उसके साथ भी नहीं खड़ा हो सकता हूँ। मुझे पाकिस्तान हमारी नस्लों ने हासिल किया, इसके लिए मेरे खून का आखिरी खतरा तक कुर्बान है। और ये जो मोदी, यहूदी या इस टाइप के जो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और वो कहीं किसी मुल्क में बैठे हो, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान असल उन पाकिस्तानियों की जमात है जिनके आबा व अजदाद ने लाखों करोड़ों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया था। अच्छा, एक बात बताएं, मुस्तफा कमाल साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि बानी MQM को लोगों का खून चाहिए था, भारत उन्हें पैसे देता है और इस तरह की बातें। एक तरफ वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी आप ही की पार्टी का हिस्सा थे, आज तो वो दूसरी पार्टी बना के बैठे। उनसे आप ये भी तो पूछ लीजिए, असली तारीख का कत्ल जब हुआ था वो कहाँ थे? और बाद लोगों ने तो इल्जाम लगाया कुंडी इन्होंने खोल दी थी। हाँ, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं इनको काबिल नहीं समझता हूँ जिनको मैं जेरे बहस लगाऊं। अच्छा, दूसरा बस वन लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, आप इस वक्त हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं और बड़े ही दो इम्पोर्टेंट मामला, एक चीनी कमीशन रिपोर्ट पे जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खारिज कर दिया है, तैयारा हादसे की रिपोर्ट भी आ गई है। क्या आखिरकार कुछ इस पे जो है वो वाकई अमल दरामद हो सकेगा? आप लोग अब तक तो कुछ भी करवाने में हुकूमत से कराची के लिए नाकाम नजर आए। एक तरफ सिंध हुकूमत ने भी कराची के लिए इस बजट में कोई ऐसे पैकेज नहीं रखा, वफाक ने भी ऐसे कोई पैकेज नहीं रखा। सिंध हुकूमत या एलिगेशन लगाई थी, नासिर हुसैन शाह साहब एलिगेशन लगाते हुए सामने आ रहे थे। तो आखिरकार कराची वालों के लिए आप लोग ही एक उम्मीद थी, लेकिन आप लोग भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। आपके भी जो वजीर आजम से मुलाकात हुई जिस टेयर की, वो भी सेकंड टेयर की थी गवर्नर हाउस में, फर्स्ट टेयर उसमें नजर नहीं आई। वन लाइनर में मुझे माजरा क्या है ये? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अच्छा। आज भी हम हुकूमत का हिस्सा हैं और बीच में हमने एहतजाज में डॉक्टर खालिद मखलूद सिद्दीकी भाई ने अपनी गुजारिश की ताकि ये 162 अरब का जो पैकेज है कराची का वो कुछ मिले, या जो रुकावट हमसे तय हुए थे। मेरी जाती राय ये है कि जिस तरह अख्तर मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ा है, तो मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान को अगर PTI और उनके रहनुमा जो हमारी मुख्तलिफ बातों पर हमसे रजामंद होते रहते हैं, कराची पैकेज के हवाले से वो पैसा ना बजट में रखते हैं और ना उसको रिलीज करते हैं। जहाँ तक हुकूमत सिंध ने जो दुश्मनी का रोल अदा किया है कराची के साथ, क्योंकि सौतेली माँ का जो सलूक किया है, उससे हम सभी एहतजाज करते हैं
और कोई पैसा नहीं किसी स्कीम में न मिलने के मायने ये ठीक है है। कि वो हमसे मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, तो इनको पीटीआई सही लग गई है काम पे और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। हमारी दुआ ये है कि ये कौम हमारी मुत्तहिद हो जाए और फिर हम कराची के हुकूक हासिल कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महफूज खान साहब आपका। इस पे सिर्फ वन लाइनर मैं आपसे लूंगी कि कराची के बजट के कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट बजट की बात हो रही है, क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी? कुछ तो पैसे रखे हैं, बाकी जो है 295 बिलियन जो है वो हमें वफाक ने कटौती की है, तो वो सारे सिंध पर उसका रिफ्लेक्शन हुआ है, जिसमें कराची भी है। ठीक है, वन लाइन रिया साहब। हाँ देखें, एक तो इनका फिगर गलत है। हाँ। वो कटौती नहीं, वो शॉर्टेज है। हाँ। और वो सारे जानते हैं इस वक्त जो कोविड की पोजीशन है। हाँ। 9 महीने की परफॉर्मेंस इनकी ये है कि इन्होंने जो पैसा लगाना था इन्होंने जो उसका 17% डेवलपमेंट खर्च किया आज तक ना 9 महीने में। तो बाकी आप जो 3 महीने रहेगा उसमें आप एक्सपेक्ट कर लेंगे उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है। और इन्होंने जो कोविड एमरजेंसी के लिए प्रोग्राम रखा है, सबसे ज़्यादा पेशेंट, वन लाइन में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पेशेंट कराची में, और कराची को उसका 3% डेवलपमेंट मिलेगी, बाकी सब दूसरी शहर में दूसरे जगह जाएगी। ठीक है, सिर्फ 3% रखा है, बाकी सब दूसरे शहर में जाएगा। बहुत शुक्रिया रियाज अदर साहब आपका भी, डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब आपका, आप सारे मुख्तलिफ मेहमानों का भी है शुक्रिया। इसके साथ जो अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।